दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। दोस्तों साल 2013 में घटी इस घटना पर लगभग पूरा देश रोया था और आपने अब तक हैवानियत की दर्जनों दास्तान सुनी होंगी, लेकिन जो सच्ची घटना आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं, यकीन मानिए इसे सुनकर आप भी अपने आंसू रोक नहीं पाएंगे। आखिर यह घटना क्या थी और कैसे घटी थी, जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक बने रहिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। समाज में हो रही ऐसी दिल दहला देने वाली घटनाओं से रूबरू होते रहें ताकि आप भी सावधान रहें, सतर्क रहें। और अब आइए आपको बताते हैं इस घटना के बारे में। 1 मई 2013 को जब पहली बार प्रीति दिल्ली से बाहर जा रही थी, पहली बार घर छोड़कर बाहर जा रही थी और इसके जाने की वजह से ही मन में थोड़ी सी घबराहट भी थी, लेकिन खुशी भी थी। दरअसल 23 साल की प्रीति राठी ने दिल्ली से ही नर्सिंग की पढ़ाई की थी और पढ़ाई पूरी करने के बाद वह मिलिट्री हॉस्पिटल में नर्स बनना चाहती थी। अब इसके लिए उसने तैयारी भी शुरू कर दी थी और इसी दौरान इंडियन नेवी में नर्स की वैकेंसी निकली। तो प्रीति राठी ने भी इस जॉब के लिए अप्लाई किया और एग्जाम में शामिल हुई और यहाँ पे वो सफल भी हुई। प्रीति नेवी में बतौर नर्सिंग ऑफिसर सेलेक्ट कर ली गई और जब सभी कागजी कार्रवाई पूरी हो चुकी थी, प्रीति को मुंबई के कोलकाता में स्थित नौसेना ऑफिस में रिपोर्ट करना था और उसे आईएस मुंबई में बतौर सेकेंड लेफ्टिनेंट ड्यूटी ज्वाइन करनी थी। इसी वजह से प्रीति मुंबई जा रही थी, क्योंकि परिवार की बेटी पहली बार दिल्ली से बाहर जा रही थी और इसलिए प्रीति को मुंबई तक छोड़ने के लिए पिता अमर सिंह राठी चाचा और विनोद कुमार दहिया और चाची सुनीता दहिया भी साथ जा रहे थे। अब इन सभी को गरीब रथ एक्सप्रेस से मुंबई के लिए बांद्रा स्टेशन पर पहुंचना था। तय समय पर 1 मई 2013 को ट्रेन दिल्ली के निजामुद्दीन स्टेशन पर आकर रुकी और ट्रेन रुकते ही प्रीति अपने परिवार वालों के साथ जल्दी से ट्रेन में सवार हो जाती है और सभी अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं और ट्रेन अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगती है। इस ट्रेन में काफी भीड़भाड़ थी और ट्रेन के अंदर इस भीड़ के बीच में एक इंसान ऐसा भी था जिसने अपना चेहरा गमछे से छुपाया हुआ था और सर पर कैप पहना हुआ था। वो किसी से बातें नहीं कर रहा था, बस कभी उठकर बाथरूम की तरफ जाता था और फिर वापस आकर सीट पर बैठ जाता था और वह अक्सर प्रीति को झांकने की कोशिश करता था और यह बात प्रीति के घर वालों ने भी नोटिस की थी और प्रीति के घर वाले भी सतर्क हो गए थे। खैर, इस भीड़ भाड़ और गलत फहमी के बीच सभी लोग लगभग सो गए। रात यूं ही गुजर जाती है। सुबह होते ही सभी लोग उठ जाते हैं और इधर उधर ट्रेन भी अपनी मंजिल की तरफ तेजी से बढ़ते हुए मुंबई पहुंच जाती है। अब तारीख 2 मई 2013 हो चुकी थी। प्रीति और उसके परिवार वालों को बांद्रा टर्मिनल पर उतरना था। सुबह के 8:05 पर ट्रेन बांद्रा रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है और प्रीति, उसके चाचा और चाची सभी ट्रेन से उतर जाते हैं। ट्रेन से उतरने के बाद प्रीति थोड़ी थकी हुई महसूस कर रही थी, इसलिए वह थोड़ा धीरे धीरे चल रही थी, जबकि प्रीति के पिता और उसके चाचा चाची प्रीति से कुछ कदम आगे चल रहे थे। जब प्रीति ने देखा कि वह चलने में अपने पिता और चाचा चाची से काफी पीछे हो गई है, तो वो भी थोड़ा तेज चलना शुरू कर देती है ताकि वह उन लोगों के साथ साथ चल सके। अभी प्रीति ने तेज चलना शुरू ही किया था, लेकिन अचानक प्रीति ने महसूस किया कि किसी ने उसके कंधे पर पीछे से हाथ रखा। अब प्रीति रुकती है और पीछे मुड़कर देखती है कि किसने उसके कंधे पर हाथ रखा है। प्रीति जैसे ही अपना चेहरा पीछे को घुमाती है और उसे वही लड़का दिखाई देता है जो अपने चेहरे को गमछे से छिपाकर उस बोगी में बैठा हुआ था और लगातार उसे देखने की कोशिश कर रहा था। और जब तक प्रीति कुछ समझ पाती, उससे पहले ही वह नकाबपोश लड़का एक डिब्बा निकालता है और अगले ही पल उस डिब्बे में से प्रीति के चेहरे पर कुछ फेंकता है। जैसे कि वह फेंकी गई चीज प्रीति के चेहरे पर जैसे ही वो पड़ती है, तो अचानक प्रीति दहाड़े मार मारकर चिल्लाना शुरू कर देती है। अब प्रीति की आवाज सुनकर उसके पिता और चाचा चाची दौड़कर उसके पास आते हैं और दूसरे लोग भी प्रीति के आसपास जमा हो जाते हैं। अब प्रीति की हालत देखकर लोग समझ जाते हैं कि दरअसल किसी ने उसके चेहरे पर एसिड फेंक दिया है। प्रीति के पिता और चाचा चाची जैसे ही प्रीति को संभालने की कोशिश करते हैं, तो एसिड के कुछ छींटे प्रीति के कपड़ों से उनके हाथों पर भी लग जाते हैं और उन लोगों के भी हाथों में जलन शुरू हो जाती है। फिर भी वह सभी अपने दर्द को भुलाकर प्रीति को संभालने में लग जाते हैं। प्रीति के पिता और चाचा तुरंत उसे उठाते हैं और स्टेशन जो मास्टर था वो उसके ऑफिस में लेकर चले जाते हैं, क्योंकि प्रीति बहुत ज्यादा तकलीफ में थी और जख्म काफी गहरा लग रहा था। इसलिए रेलवे अधिकारी प्रीति को तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाने को कहते हैं।
स्टेशन से सभी घायलों और प्रीति को भावा हॉस्पिटल के लिए भेज दिया जाता है, लेकिन प्रीति की हालत बहुत ज्यादा गंभीर थी, इसलिए उसे भावा हॉस्पिटल ले जाने की बजाय पास के ही गुरु नानक हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। और उधर वह नकाबपोश लड़का जो है वो प्रीति के ऊपर एसिड फेंकने के बाद जब भागने लगता है, तो भी प्रीति की चीख सुनकर प्रीति के नजदीक खड़े समीर शेख नाम का एक लड़का तुरंत उस डब्बे को उठाकर यह समझने की कोशिश करता है कि अचानक से यह हुआ क्या। लेकिन जब डब्बे में से कुछ एसिड समीर के हाथों पर भी गिरता है, समीर तुरंत डब्बा नीचे फेंकता है और तेजी से उस नकाबपोश व्यक्ति के पीछे भागना शुरू कर देता है। और साथ ही चिल्लाता है, सलीम, सलमान पकड़ो उसे, पकड़ो। दरअसल सलीम और सलमान भी समीर के साथ ही थे, और इसलिए समीर को जब यह एहसास होता है कि लड़की पर एसिड अटैक हुआ है, तो वो नकाबपोश के पीछे भागने के साथ साथ ही अपने दोस्तों को भी उस नकाबपोश को पकड़ने के लिए कहता है। वो लोग भी उस नकाबपोश का पीछा करने लगते हैं, लेकिन वो नकाबपोश उन सभी को चकमा देकर भाग जाने में कामयाब हो जाता है। अब इधर प्रीति को गुरु नानक हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाता है, जहां उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है, जबकि प्रीति के पिता, चाचा, चाची और समीर शेख को भी भावा हॉस्पिटल ले जाया जाता है, और इधर पुलिस मौके पर पहुंचकर रिपोर्ट बनाना शुरू कर देती है। अब समीर के जख्म ज्यादा गहरे नहीं थे, इसलिए उसे हॉस्पिटल से कुछ ही देर बाद छुट्टी मिल जाती है, और फिर पुलिस उसे वापस घटना स्थल पर लेकर जाती है और उसके बयान के आधार पर रिपोर्ट बनाना शुरू कर देती है। अब इसके अलावा पुलिस वहां से कुछ सबूत भी इकट्ठे करती है, जबकि प्रीति को भावा हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहा जाता है, लेकिन उसकी हालत ज्यादा गंभीर थी, इसलिए जल्दबाजी में गुरु नानक हॉस्पिटल ले जाया गया। लेकिन समस्या यह भी थी कि गुरु नानक हॉस्पिटल में बर्न यूनिट नहीं था, और वहां कई दूसरी सुविधाओं की भी कमी थी। इसलिए कुछ देर के बाद प्रीति को गुरु नानक हॉस्पिटल से मसीना हॉस्पिटल रेफर कर दिया जाता है। मसीना हॉस्पिटल पहुंचते ही प्रीति का इलाज शुरू हो जाता है। अब इधर पुलिस भी प्रीति का बयान दर्ज करने के लिए मसीना हॉस्पिटल पहुंचती है, लेकिन जख्म इतना गहरा था कि प्रीति की आवाज पूरी तरह से जा चुकी थी। प्रीति का चेहरा भी बुरी तरीके से जल चुका था, और साथ ही उसकी गर्दन पर भी गंभीर घाव हुए थे। इस कारण प्रीति का बयान दर्ज नहीं किया जा सका था। अब प्रीति के शरीर पर भले ही जख्म गहरे थे, मगर प्रीति का हौसला अभी टूटा नहीं था, और यह पूरे जज्बे और हिम्मत से लड़ रही थी। और जब प्रीति चाह कर भी कुछ नहीं बोल पा रही थी, तो उसने हाथों से लिखने का इशारा किया। इसके बाद प्रीति को पेन और पेपर दिया गया। प्रीति लिखकर डॉक्टर को अपने माता पिता से बात करने लगी। और इस एसिड अटैक की खबर मीडिया में भी फैल चुकी थी, और देखते ही देखते यह मुद्दा देश भर में छा गया। लोग इस एसिड अटैक के खिलाफ सड़कों पर उतरना शुरू हो गए थे, और देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किया जाने लगा, और जल्द से जल्द प्रीति के गुनहगारों को गिरफ्तार करके उन्हें सजा देने की मांग शुरू हो गई। पुलिस पर भी बहुत ज्यादा दबाव था कि वह तुरंत अपराधी को गिरफ्तार करे, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि अपराधी का कहीं से कोई सुराग नहीं मिल रहा था। हालांकि घटना के समय स्टेशन पर मौजूद कुछ गवाहों के बयान के अनुसार पुलिस ने अपराधी का स्केच तैयार करवा लिया था, और अपराधी की तलाश शुरू कर दी गई थी। मगर अभी पुलिस के हाथ खाली थे, और इसी बीच 4 मई 2013 को पवन कुमार नाम का एक लड़का प्रीति की बहन तनु को फोन करता है, और प्रीति के बारे में पूछता है कि वह कैसी है। पवन कुमार बीटेक का स्टूडेंट था, और प्रीति से उसकी पुरानी जान पहचान थी। अब इस बात की जानकारी तनु अपने पिता अमर सिंह राठी को देती है, और अब अमर सिंह इस केस की जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों को इस बात की जानकारी देते हैं कि पवन कुमार नाम के एक लड़के ने फोन करके प्रीति का हाल चाल पूछा है। अब यह जानकारी मिलने के बाद, और वह स्केच जो गवाहों के बयान के आधार पर बनवाया गया था, पुलिस प्रीति को दिखाती है और प्रीति से पूछती है कि क्या तुम इसे पहचानती हो। जवाब में प्रीति बोर्ड पर 3 नाम लिखती है, सत्यम, अंकुर और पवन। प्रीति के अनुसार इस स्केच में दिख रहा लड़का इन तीनों में से कोई एक था, क्योंकि प्रीति ने भी पवन कुमार का नाम लिया था, और पवन कुमार ने फोन करके प्रीति का हाल चाल भी पूछा था। इसलिए पुलिस अनुमान लगाती है कि शायद पवन कुमार ने ही प्रीति पर एसिड फेंका होगा, और वह यह जानना चाहता होगा कि प्रीति जिंदा है या मर गई। इसलिए पवन कुमार को शक के दायरे में लेते हुए पुलिस अपनी जांच शुरू कर देती है, और तुरंत पवन कुमार की तलाश में लग जाती है।
कुछ दिनों की खोजबीन के बाद 9 मई 2013 को पुलिस पवन कुमार को गिरफ्तार कर लेती है और इस गिरफ्तारी की खबर के बाद लोगों का गुस्सा और भी भड़क जाता है और वह जल्द से जल्द अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग करना शुरू कर देते हैं। और लोग प्रीति के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की भी दुआएं कर रहे थे, मगर प्रीति की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही जा रही थी। मसीना हॉस्पिटल में आए हुए उसे कई दिन हो चुके थे और यहाँ प्रीति की कई सर्जरी भी की गई थी, मगर हालात सुधरने की बजाय बिगड़ते ही जा रहे थे। अब प्रीति के इंटरनल ऑर्गन्स धीरे धीरे काम करना बंद करते जा रहे थे। मसीना हॉस्पिटल के डॉक्टर को लगने लगा कि प्रीति की हालत ज्यादा गंभीर होती जा रही है, तो उन्होंने तुरंत प्रीति को रेफर करते हुए बॉम्बे हॉस्पिटल भेज दिया ताकि प्रीति को बेहतर इलाज मिल सके। और क्योंकि इस केस से लोगों का सीधा जुड़ाव हो चुका था और लोग हर पल प्रीति के हालात के बारे में जानना चाहते थे, इसलिए सरकार की ओर से भी प्रीति को बेहतर से बेहतर इलाज देने की व्यवस्था की जाती है। जैसे ही प्रीति को बॉम्बे हॉस्पिटल लाया जाता है, देश के टॉप स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम बनाई जाती है और उन्हें ही प्रीति के इलाज का जिम्मा दिया जाता है। लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी यहाँ पे हालात सुधरने के बजाय बिगड़ते ही जा रहे थे और प्रीति वेंटिलेटर सपोर्ट पर चली जाती है। फिर भी डॉक्टर हार नहीं मानते हैं और प्रीति की जान बचाने की हर संभव कोशिश करते रहते हैं। अब एसिड अटैक को हुए लगभग 2 महीने हो चुके थे और प्रीति अब भी हालात से लड़ रही थी और आखिर 1 जून 2013 को दिल की धड़कनें रुकने की वजह से प्रीति इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। प्रीति की मौत की खबर से देश में गम और गुस्से की लहर दौड़ जाती है। हर कोई प्रीति के जाने से सदमे में था। 30 दिन तक वह हॉस्पिटल में अपनी सांसों से लड़ती रही। पूरे 30 दिन तक वो तेजाब की टीस सहती रही। पूरे 30 दिन तक अपने ही चेहरे से अपनी नजरें चुराती रही और 30 दिन बाद उस जिस्म को आखिर छोड़ ही दिया जो उसका सबसे बड़ा दुश्मन था। जिसकी चाहत किसी को दरिंदा बना सकती थी, वह हार गई। पर हारने से पहले वह अपने हर दर्द, अपनी हर जज्बात को एक कोरे कागज पर लिखकर बयान कर गई। उसने लिखा था, अब तक तो घर में सबको पता चल गया होगा, मम्मी और भी ज्यादा टेंशन लेगी। मैंने इस नौकरी के लिए बहुत तैयारी की थी, बड़ी मेहनत की थी। लेफ्टिनेंट नर्स की नौकरी पाकर मैं बेहद खुश भी थी। यह जॉब नहीं छोड़ना चाहती थी, पर मेरी यह नौकरी शायद अब चली गई। और उसने लिखा था, पापा मुझे निक्की और तनु की भी पूरी सिक्योरिटी करवानी है। मैं नहीं चाहती जो मेरे साथ हुआ वह उनके साथ हो। और मम्मी पापा ने तो मेरे लिए रिश्ते भी देखने शुरू कर दिए थे, लेकिन अब मुझे खूबसूरत ही नहीं दिखना। और हर चिट्ठी के आखिरी में बस उसका एक ही सवाल था कि आखिर मेरा क्या कसूर था, क्या वह मुजरिम पकड़ा गया। खैर, प्रीति की मौत के बाद पोस्टमार्टम किया जाता है और उसके शव को अंतिम संस्कार के लिए दिल्ली लाया जाता है। लेकिन प्रीति के घर वाले इस मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए अंतिम संस्कार करने से मना कर देते हैं और प्रीति के शव के साथ ही एक प्रदर्शन रैली निकाली जाती है। अंत में सरकार की ओर से सीबीआई जांच का आश्वासन मिलने के बाद पूरे राजकीय सम्मान के साथ प्रीति का अंतिम संस्कार किया जाता है। प्रीति की मौत और उसके अंतिम संस्कार के बाद हर किसी की एक ही मांग थी कि जल्द से जल्द प्रीति के कातिलों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए। अब पुलिस ने भी पवन कुमार नाम के लड़के को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन समस्या यह थी कि पवन कुमार के खिलाफ किसी भी तरह का कोई सबूत नहीं मिल रहा था। रेलवे पुलिस भी अब तक पवन कुमार के खिलाफ कोई सबूत नहीं ढूंढ पाई थी। अब इसी बीच प्रीति के पिता अमर सिंह राठी अपने स्तर पर पता लगाते हैं तो यह बात सामने आती है कि 2 मई 2013 को, यानी घटना वाले दिन, पवन कुमार मुंबई में था ही नहीं, बल्कि वह रोहतक में था। बाद में पुलिस भी जब पवन कुमार के फोन की लोकेशन हिस्ट्री निकलवाते हैं तो पता चलता है कि घटना वाले दिन पवन कुमार वास्तव में रोहतक में था। अब पुलिस की बजाय प्रीति के पिता द्वारा यह पता लगाना कि पवन कुमार उस दिन रोहतक में था, पुलिस की बड़ी नाकामी थी। और यह इस बात का सबूत भी था कि पुलिस इस घटना की जांच सही तरीके से नहीं कर रही है। अब इसलिए प्रीति के पिता कोर्ट में एक रीट पिटीशन फाइल करते हैं और इस केस में सीआईडी मुंबई से जांच की मांग करते हैं। कोर्ट इस मांग को मान लेता है और इस मामले की जांच सीआईडी मुंबई को सौंप दी जाती है। केस हाथ में आते ही सीआईडी मुंबई जांच के सिलसिले में सबसे पहले प्रीति राठी के घर जाती है और कुछ जानकारी जुटाना शुरू कर देती है। अब सीआईडी के अधिकारी प्रीति के कुछ नजदीकी रिश्तेदारों से भी पूछताछ करते हैं। रिश्तेदारों से पूछताछ के दौरान एक रिश्तेदार पुलिस वालों को बताती है कि
पड़ोस में ही रहने वाला अंकुर पवार नाम का एक लड़का प्रीति से एक तरफा प्यार करता था। अब उसने प्रीति को प्रपोज भी किया था, लेकिन प्रीति ने साफ मना कर दिया था। लेकिन अंकुर पवार जो है वो प्रीति से ही शादी करने की जिद कर रहा था, लेकिन प्रीति ने इस प्रपोजल को भी ठुकरा दिया था। अब प्रीति के रिश्तेदार के मुताबिक शादी से इनकार करने के बाद अंकुर ने प्रीति को अंजाम भुगतने की धमकी भी दी थी। अब पुलिस के लिए यह एक बड़ा सबूत था, इसलिए पुलिस तुरंत अंकुर का पता लगाती है और उसे पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। पुलिस अंकुर से पूछती है कि 1 मई 2013 को तुम कहाँ थे, लेकिन अंकुर ठीक ढंग से जवाब नहीं दे पाता और तुरंत अपना बयान बदलने लगता है। इसके अलावा पुलिस को यह भी साफ नजर आता है कि अंकुर के दोनों हाथों पर जख्म के निशान हैं और यह जख्म बिल्कुल वैसे ही थे जैसे एसिड से जलने पर होते हैं। अंकुर के बार बार बयान बदले जाने पर, अंकुर के हाथों पर जख्म के निशान दिखाई देने पर पुलिस का शक और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वह अंकुर को पूछताछ के लिए 17 जनवरी 2014 को मुंबई लेकर आती है और मुंबई लाकर उससे दोबारा जब कड़ाई से पूछताछ की जाती है तो कुछ ही समय में वह पूछताछ में यह साफ हो जाता है कि एसिड फेंकने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि यही अंकुर पवार है। और पुलिस तुरंत अंकुर को अरेस्ट करती है और उसके मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जेजे हॉस्पिटल भेज देती है। अब हॉस्पिटल से आने के बाद पुलिस अंकुर से फिर पूछताछ शुरू करती है। पूछताछ में अंकुर बताता है कि दरअसल वह प्रीति को पसंद करता था और उससे ही शादी करना चाहता था, लेकिन प्रीति ने मना कर दिया था और इसी वजह से वह काफी चिढ़ा हुआ था। और अब तो प्रीति ने इंडियन नेवी में नौकरी भी हासिल कर ली थी, जबकि अंकुर घर पर बेरोजगार ही बैठा हुआ था। इस वजह से अंकुर के घर वाले उसे ताना देने लगे। इस कारण भी अंकुर को प्रीति से काफी जलन होने लगी और इसी के बाद अंकुर ने यह तय कर लिया था कि वह प्रीति को सबक जरूर सिखाएगा। अब प्रीति ने नेवी में नौकरी हासिल की थी, इस बात की जानकारी आसपास के लोगों को भी थी और लोगों को यह भी पता था कि प्रीति 1 मई को मुंबई जाएगी। अंकुर को भी इस बात की जानकारी थी, इसलिए वह ट्रेन में सवार हो गया। अंकुर ट्रेन के अंदर ही एसिड फेंकना चाहता था, लेकिन ट्रेन के अंदर भीड़ भाड़ काफी ज्यादा थी और दूसरी बात यह थी कि अंकुर लगातार ट्रेन में प्रीति को घूर रहा था। इस कारण उसके माता पिता कुछ ज्यादा ही सतर्क हो गए थे और इसलिए ट्रेन के अंदर अंकुर को प्रीति के ऊपर एसिड फेंकने का मौका ही नहीं मिल पाया था। वैसे तो सुबह के 4 बजे भी अंकुर ट्रेन की टॉयलेट के पास जाकर खड़ा हुआ था कि अगर अब प्रीति इधर आएगी तो वह यहीं पर एसिड फेंक देगा, लेकिन प्रीति वहां नहीं आई। इसलिए अंकुर का प्लान यहां भी फेल हो जाता है। लेकिन आखिर में जब प्रीति ट्रेन से उतरती है तब अंकुर उस पर एसिड फेंक देता है और अंकुर ने भले ही अपना गुनाह कबूल कर लिया, लेकिन पुलिस के सामने अब भी सबूत जुटाने की बड़ी चुनौती थी। इसलिए पुलिस अंकुर के खिलाफ सबूत जुटाने में लग जाती है और सबसे पहले यह पता लगाने की कोशिश की जाती है कि आखिर अंकुर को एसिड दिया किसने। अब जांच पड़ताल के दौरान खुलासा होता है कि अंकुर ने मुकेश भार्गव नाम के एक दुकानदार से यह कहकर एसिड खरीदा था कि उसने कुछ बैटरीज के नाम से ही अपने दुकान खोले थे और इसलिए उसे एसिड चाहिए था। अंकुर ने दुकानदार को यह भी कहा था कि वह बहुत ज्यादा एसिड खरीदेगा, लेकिन ज्यादा एसिड खरीदने से पहले वह सैंपल देखना चाहता था। इसलिए दुकानदार ने उसे सैंपल के लिए एक डब्बे में लगभग 2 लीटर एसिड दे दिया था। और भी पुख्ता सबूत जुटाने के लिए अंकुर की फोन डिटेल निकलवाई जाती है, तो पता चलता है कि 1 मई को अंकुर निजामुद्दीन स्टेशन पर ही था और फिर उसकी लोकेशन 2 मई की सुबह यानी घटना वाले दिन मुंबई के बांद्रा टर्मिनल पर भी उसकी लोकेशन दिखाई दे रही थी। अब अंकुर की आइडेंटिटी कंफर्म करने के लिए पुलिस आई विटनेस के सामने आइडेंटिफिकेशन परेड करवाती है और आइडेंटिफिकेशन परेड के दौरान एक साथ कई लोगों को खड़ा किया जाता है, उसमें अंकुर भी शामिल होता है। उसके बाद उन लोगों को बुलाया जाता है जिन्होंने पहले गवाही दी थी। हमने एसिड फेंकने वाले को देखा है। उन गवाहों में समीर शेख, सलीम शेख और सलमान शेख ने अंकुर को देखते ही तुरंत पहचान लिया था और पुलिस वालों को बताया था कि यह वही लड़का है जो एसिड फेंकने के बाद भाग गया था। अब दरअसल अंकुर एसिड फेंक कर जैसे ही पीछे मुड़ा था तो उसके चेहरे से गमछा हट गया था, क्योंकि समीर शेख ने ही सबसे पहले एसिड फेंकने वाले व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश की थी और भागने के दौरान एक बार अंकुर पीछे को मुड़ा था तो समीर शेख ने उसका चेहरा भी देख लिया था। अब इसके अलावा सलीम और सलमान भी अंकुर का चेहरा देख चुके थे, इसलिए परेड के दौरान इन दोनों ने भी
उसे पहचान लिया था। अब परेड के दौरान समीर इस बात की पुष्टि भी करता है कि पुलिस ने जो डब्बा घटना स्थल से बरामद किया था, वही डब्बा उसने अंकुर के हाथ में भी देखा था। इन तीनों गवाहों के अलावा पवन मालवीय नाम का एक और व्यक्ति भी अंकुर की पहचान करता है। अब इसके अलावा एक और व्यक्ति परेड के दौरान अंकुर की पहचान करता है और इस बात की गवाही देता है कि अंकुर उस रात ट्रेन में मौजूद था और लगभग 4 बजे के करीब उन्होंने अंकुर को टॉयलेट के पास खड़े देखा था। सभी पुख्ता सबूत इकट्ठा करने के बाद इस केस में अंकुर को मुख्य आरोपी बनाते हुए चार्जशीट फाइल की जाती है और मामले की सुनवाई स्पेशल सिटी सिविल एंड सेशन कोर्ट ग्रेटर मुंबई में शुरू हो जाती है। यह जानकर आपका भी खून खौल जाएगा कि जब अंकुर को सुनवाई के लिए कोर्ट में लाया जाता है तो वह अक्सर मुस्कुराता मुस्कुराता हुआ नजर आता था और कई बार वह मुस्कुराते हुए सीटी विक्ट्री साइन भी देता था और कोर्ट में सुनवाई के दौरान पुलिस की ओर से कुल 3 गवाह पेश किए गए थे। कोर्ट में भी समीर सलीम और सलमान शेख ने अंकुर की पहचान करते हुए गवाही दी थी और सभी सबूतों और गवाहों को सुनने के बाद आखिरकार स्पेशल कोर्ट द्वारा प्रीति राठी के अपराधी अंकुर पवार को आईपीसी 302 के तहत उसको सजा सुनाई जाती है और एक 1,000 की उसको आर्थिक दंड भी दिया जाता है 1,000 का। और ऐसे ही इस केस की जो कड़ी थी वो जुड़ते हुए अंत में खत्म होने के कगार पे आ जाती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को तकलीफ देना नहीं, किसी के दुखती रत पे हाथ रखना नहीं है, बल्कि सुनाने का मकसद ये है कि आप भी सचेत रहें, सतर्क रहें। और जाने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। मिलते हैं ऐसी ही कहानी को लेकर अपनी अगले वीडियो में, तब तक के लिए सावधान रहिए। नमस्कार।